नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाए हैं जो लालच, धोखे और बेमिसाल बुद्धिमानी का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सच कहूं तो ये एक क्लासिक हाई स्टेक्स डिटेक्टिव कहानी है जो सीधे राजा कृष्णदेवराय के दरबार से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनालीराम के एक बेहद दिलचस्प रहस्य की। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक एकदम साधारण सी लगने वाली घटना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस में बदल गई और कैसे सिर्फ लॉजिक और बारीक ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही शातिर झूठ की धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। ये कहानी यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत एक बहुत ही दर्द भरी गुहार से होती है। इमेजिन कीजिए, राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे हैं। एकदम शांत और गंभीर माहौल है और तभी अचानक नामदेव नाम का एक बेहद परेशान व्यक्ति वहां भागता हुआ आता है। वो चीख कर कहता है, महाराज मेरे साथ न्याय करे, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। राज दरबार में इस तरह का सीधा आरोप लगाना एक तूफान खड़ा करने जैसा था। वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान उस पर चला गया। नामदेव की आवाज में इतनी ज्यादा पीड़ा थी कि खुद राजा को आगे आकर पूछना पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। अब जरा उस दिन के सीन को विजुअलाइज कीजिए। एकदम भयंकर गर्मी का दिन है, सूरज जैसे आग उगल रहा है। नामदेव और उसका मालिक किसी काम से पैदल एक गांव जा रहे हैं। पसीने से तरबतर, पूरी तरह थके हारे वो दोनों रास्ते में एक मंदिर की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। और बस यही कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मंदिर के एक अंधेरे कोने में नामदेव की नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ती है। मालिक के कहने पर जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर बेर के आकार के दो बहुत ही कीमती हीरे चमक रहे होते हैं। अब नियम तो ये कहता था कि ऐसी लावारिस संपत्ति सीधे राजकोष में जानी चाहिए, लेकिन यहीं से लालच का असली खेल शुरू होता है। नामदेव का कहना था कि उसके मालिक ने उसे चुप रहने को कहा और आधा आधा हिस्सा बांटने का लालच दिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, मालिक अपनी बात से पूरी तरह मुकर गया और सारे हीरे खुद डकार गया। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप देखें तो सब बहुत साफ समझ आता है। सबसे पहले वो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए मंदिर में रुके, फिर वो रहस्यमयी लाल थैली मिली। उसके बाद मालिक के मन में लालच आया और उसने उन हीरों को अपने पास रख लिया, और आखिर में जो वादा किया था उससे साफ मुकर गया और हिस्सा देने से मना कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये सरासर विश्वासघात था। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे बस एक ही पल में, लिटरली एक पल में, इंसान की नीयत बदल जाती है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? राजा ने तुरंत नामदेव के मालिक को दरबार में पेश होने का फरमान सुनाया, और जब मालिक वहां पहुंचा तो भाई साहब उसने एक पूरी तरह से नई और बहुत ही चालाकी से बुनी गई कहानी सुना दी। नामदेव कह रहा था कि मालिक ने हीरे चुराए हैं, लेकिन मालिक का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उसने माना कि हाँ, हीरे तो मिले थे, लेकिन उसने दावा किया कि उसने वो हीरे नामदेव को दे दिए थे ताकि वो उन्हें राजकोष में जमा कर दे। और जब उसने नामदेव से राजकोष की रसीद मांगी तो नामदेव घबरा गया और खुद को बचाने के लिए ये पूरी मनगढ़ंत कहानी रच डाली। अब आप सोचिए, मामला पूरी तरह से उलझ चुका था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो मालिक बहुत शातिर खिलाड़ी था। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो अपने साथ 3 और नौकरों को दरबार में ले आया। मेरा मतलब है 3 झूठे गवाह ले आया। उन तीनों नौकरों ने बिल्कुल तोते की तरह एक सुर में नामदेव के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, हम भी वहां थे और ये नामदेव ही सरासर झूठ बोल रहा है। अब जरा नामदेव की हालत सोचिए। एक अकेला गरीब नौकर और उसके खिलाफ उसका ताकतवर रसूखदार मालिक और 3 गवाह। नामदेव के लिए तो सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। और यही वो बड़ा सवाल है जो उस वक्त दरबार में बैठे हर इंसान के दिमाग में चल रहा था। परस्पर विरोधी कहानियां, गवाहों की भीड़, आखिर सच बोल कौन रहा है? एक तरफ एक गरीब सेवक रो रो कर गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ एक पावरफुल मालिक है जिसके पास 3 पक्के गवाह हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ दावों के खिलाफ दावे हैं। ऐसे में न्याय होगा तो होगा कैसे? सच कहूं तो ये किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस भारी कंफ्यूजन ने पूरे दरबार को ही 2 गुटों में बांट दिया। जब राजा ने अपने खास मंत्रियों के साथ चर्चा की तो महामंत्री का कहना था कि नामदेव ही झूठा है,
उनका लॉजिक था कि हीरे देखकर नौकर के मन में ही लालच आया होगा। वहीं दूसरी तरफ सेनापति का मानना था कि गवाह झूठे हैं और नामदेव सच बोल रहा है। लेकिन इन सब शोर शराबे के बीच दरगार का सबसे जीनियस इंसान तेनालीराम एकदम चुपचाप खड़ा था। वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो लोगों के हाव भाव, उनके पसीने, उनकी कहानियों की छोटी छोटी गलतियों को स्कैन कर रहे थे। और उनकी ये खामोशी दरअसल एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी थी। जब राजा ने तेनालीराम से उनकी राय मांगी तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही चालाक ट्रैप सेट किया। सबसे पहले उन्होंने राजा और मंत्रियों से कहा कि वे चुपचाप एक पर्दे के पीछे छुप जाएं। पूरा कमरा खाली करवा दिया गया। अब सामने सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम थे। उन्होंने तय किया कि गवाहों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके कमरे में बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उनसे हीरो के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक विजुअल डिटेल्स मांगी जाएंगी। मतलब हीरे एग्जैक्टली दिखते कैसे थे। ये एक कमाल का साइकोलॉजिकल तरीका था जो रटे रटाए झूठ को तोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट था। अब देखिए कि तेनालीराम की इस ब्रिलियंट योजना ने कैसे काम किया। गवाहों को अंदर बुलाया गया और उनके बयानों में इतने भारी लूपहोल्स थे कि पूछिए मत। जब पहले गवाह को बुलाया गया और उसे हीरो का चित्र बनाने को कहा गया तो उसकी सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसने बहाना बनाया कि हीरे लाल थैली में थे, इसलिए वो उन्हें देख ही नहीं पाया। फिर दूसरे गवाह को बुलाया गया। वो थोड़ा ओवर स्मार्ट था। उसने कॉन्फिडेंस में आकर कागज पर 2 गोल आकृतियां बना दी। और फिर आते हैं तीसरे गवाह पर। इसने तो पूरी कहानी ही पलट दी। उसने कहा कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इसलिए वो उन्हें देख नहीं सका। अब आप खुद सोचिए, 3 गवाह, 3 एकदम अलग कहानियां। उनके बयानों में कोई तालमेल था ही नहीं। मालिक का वो बुना हुआ मजबूत जाल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और जैसे ही तीसरे गवाह ने अपना ये बकवास बयान खत्म किया, कहानी अपने पीक क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। राजा कृष्णदेव राय, जो अब तक पर्दे के पीछे से ये सब तमाशा सुन रहे थे, अचानक बाहर आ गए। सोचिए उस पल को। उन गवाहों के चेहरों का रंग लिटरली उड़ चुका था। जो गवाह कुछ सेकंड पहले तक पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में झूठ बोल रहे थे, राजा को सामने देखते ही उनके होश फाख्ता हो गए। वे तुरंत समझ गए कि गेम ओवर। तेनालीराम के बिछाए जाल में वे बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। उस कमरे में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। डर के मारे कांपते हुए वो तीनों गवाह सीधे राजा के पैरों में गिर पड़े। और तब उनके मुंह से निकला असली सच। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, हमारे मालिक ने हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। ये एक लाइन साफ कर देती है कि कैसे ताकतवर लोग अपने से कमजोर लोगों को डरा धमकाकर अपने जुर्म छुपाते हैं। गवाहों की ये लाचारी ये साबित कर रही थी कि वे असली क्रिमिनल नहीं थे, वो तो बस एक लालची इंसान की शतरंज के मोहरे थे। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जुर्म साबित हो चुका था और अब बारी थी इंसाफ की। राजा ने बिना वक्त गवाए अपना फैसला सुनाया और 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। जी हाँ, राजा ने आदेश दिया कि मालिक को नामदेव को मुआवजे के तौर पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। ये उस मानसिक पीड़ा और उस पर लगाए गए उन घटिया झूठे आरोपों की कीमत थी जो उसे खुद उसके मालिक ने दिए थे। ये नामदेव के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। बात सिर्फ नामदेव के मुआवजे पर खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद राजा ने मालिक पर 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का एक और जुर्माना ठोक दिया और ये पैसा सीधे राजकोष में जाना था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अदालत का कीमती समय बर्बाद करने, राजा को गुमराह करने और इतनी बड़ी झूठी कहानी रचने के जुर्म में ये बहुत ही कड़ी सजा दी गई थी। ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही सख्त मैसेज था कि इंसाफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश आपको कितनी भारी पड़ सकती। और इसके तुरंत बाद एक और फाइनल एक्शन लिया गया। राजा के आदेश पर कोतवाल ने मालिक के घर की बहुत ही सख्त तलाशी ली और बिल्कुल वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो दोनों बेशकीमती बेर के आकार के हीरे मालिक के घर से बरामद कर लिए गए। चूंकि वो लावारिस संपत्ति थी और उस पर राज्य का हक था, इसलिए उन्हें ले जाकर सुरक्षित राजकोष में जमा कर दिया गया। तेनालीराम के लॉजिक और उनकी गजब की सूझबूझ की वजह से न सिर्फ एक निर्दोष इंसान को न्याय मिला, बल्कि राज्य की चोरी हुई संपत्ति भी सही सलामत वापस आ गई। तो दोस्तों, इस पूरे केस को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लालच कितनी आसानी से इंसान के लॉजिक को अंधा कर देता है
और बहुत ही चालाकी से रचे गए किसी धोखे की असली कीमत आखिर क्या होती है? उस मालिक ने सिर्फ 2 हीरो के लालच में आकर अपनी इज्जत गंवाई, अपने ही नौकरों को धमकाया और अंत में 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का भारी भरकम नुकसान उठाया। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों न दबी हो, सही सवाल और बारीक ऑब्जर्वेशन उसे खींचकर बाहर निकाल ही लाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, चीजों को करीब से देखना और लगातार सीखते रहना हमेशा आपके काम आता है। तो आज के इस रहस्य में बस इतना ही।